नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे भगोड़े नीरव मोदी की घर वापसी की। पीएनबी लोन घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने उसे भारत प्रत्यर्पण करने के आदेश दे दिए हैं। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। नीरव मोदी जनवरी 2018 में देश से फरार हो गया था। मोदी को भारत लाने के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। बैरक नंबर 12 हाई सिक्योरिटी सेल है। महाराष्ट्र के प्रिजन डिपार्टमेंट ने 2019 में ही लंदन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में बैरक नंबर 12 के बारे में जानकारी साझा कर दी थी। बड़ा सवाल यह है कि नीरव मोदी भारत कब आएगा। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बावजूद भारत में उसे कब तक लाया जाएगा। दरअसल अभी नीरव मोदी के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। वो ह्यूमन राइट्स कोर्ट में भी अपील कर सकता है। यानी पूरी प्रक्रिया अब भी काफी वक्त लग सकता है। क्या कानूनी दावपेच अपना सकता है भगोड़ा नीरव मोदी? भारतीय एजेंसियों को क्या अपनानी होगी रणनीति? आखिर कब मिलेगी नीरव मोदी को उसके गुनाहों की सजा? ऐसे तमाम सवालों की करेंगे पड़ताल, लेकिन देखते हैं पहले रिपोर्ट। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब उसका भारत आना तय हो गया है। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर पीएनबी के अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी का आरोप है। 14,500 करोड़ रुपए के लोन की धोखाधड़ी की थी। नीरव पर बैंक घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी 2 मामले सीबीआई ईडी ने दर्ज किए हैं मामले। सीबीआई ईडी ने किया था प्रत्यर्पण का अनुरोध। अगस्त 2018 में मांगा गया था प्रत्यर्पण। नीरव मोदी जनवरी 2018 में ही देश से फरार हो गया था। मोदी को भारत लाने के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। बैरक नंबर 12 हाई सिक्योरिटी सेल है। आर्थर रोड जेल को 1926 में अंग्रेजों ने बनवाया था। महाराष्ट्र के प्रिजन डिपार्टमेंट ने 2019 में ही लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में बैरक नंबर 12 के बारे में जानकारी साझा कर दी थी। बड़ा सवाल अब भी ये है कि नीरव मोदी भारत कब आएगा। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बावजूद अभी नीरव मोदी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। नीरव मोदी सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। ब्रिटेन में शरण लेने का रास्ता भी उसके पास। नीरव मोदी को ह्यूमन राइट्स कोर्ट में भी अपील का अधिकार है। हाई कोर्ट में नीरव पर लगे आरोप साबित होते हैं तो हाई कोर्ट उसके प्रत्यर्पण का ऑर्डर दे सकता है। हालांकि हाई कोर्ट ये भी देखेगा कि क्या प्रत्यर्पण से मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं होता। ऐसे में नीरव को भारत लाने में भारतीय एजेंसियों को कम से कम 10 से 12 महीने का और वक्त लग सकता है। भारत और ब्रिटेन के बीच 22 सितंबर 1992 को प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। पहले आरोपी को भारत लाने में 24 साल का वक्त लगा। समीर भाई पर था हत्या का आरोप। फरवरी 2020 में संजीव कुमार चावला को भारत लाया गया। संजीव को मैच फिक्सिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यानी ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण संधि हुए 28 साल से ज्यादा वक्त बीत गए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 2 आरोपियों को लाने में ही कामयाबी मिली है। जबकि प्रत्यर्पण संधि के तहत अभी तक 3 आरोपियों को भारत से ब्रिटेन भेजा गया है। जाहिर है नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता खुल तो गया है, लेकिन वो भारत कब तक आएगा ये कहना बेहद मुश्किल है। देखना होगा कि कानूनी दांवपेच से आखिर कब तक बचता है भगोड़ा नीरव मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा, उसके गुनाहों की सजा उसको कब तक मिलेगी, इस पर हम करेंगे चर्चा। इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शशांक वाजपेयी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, और गीता लूथरा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे इस खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गीता लूथरा, जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की, मैम आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। अब रास्ता तो साफ हो गया है प्रत्यर्पण का, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा और आगे की जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होने वाली है? देखिए, एक तो ये रास्ता पूरा साफ नहीं हुआ, ये सेकंड स्टेज तक साफ हो गया है। पहली स्टेज है मैजिस्ट्रेट ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, कि मैजिस्ट्रेट ने सारा सबूत देख के ये देखा कि केस बुनियादी केस है। दूसरी स्टेज जो प्रीति पटेल, जो उनकी मिनिस्टर हैं, उन्होंने, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया।
अब तीसरी स्टेज होगी कि ये अगर अपील करें तो 14 दिन में गवर्नमेंट को दरखास्त कर सकते हैं कि इनको अपील का हक दिया जाए और इनकी हाई कोर्ट में अपील होगी। फिर इनको सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का हक है और यूरोपियन कोर्ट में भी जाने का हक है। उसके अलावा इनको असाइलम, बहुत से लोग ऐसे केसेस में असाइलम सीख करते हैं कि हमको प्रोसिक्यूट किया जाएगा इंडिया में, हमें न्याय नहीं मिलेगा। उसको पॉलिटिकल एंगल या प्रोसिक्यूशन एंगल देख के आदमी डिफेंस कर सकता है। पर सबसे बुनियादी जो केस है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में किया जाता है, जहां के हजारों पन्नों का एविडेंस और सबूत LOUs के बारे में और इस 14,000 करोड़ के जो घपले की बात है उसके बारे में जो दिया गया है, वो पहली जो स्टेज होती है जिसमें बुनियादी केस को फाइंड किया जाए तभी एक्सट्रेडिशन अलाउ करते हैं, वो स्टेज पार हो गई है और दूसरी स्टेज भी पार हो गई है। अब कितना वक्त लगेगा, ये 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली जो पुराना टाइम था जब बहुत वक्त लिया जाता था वो अब कम हो गया है। इनफैक्ट जो अभी नई ब्रिटेन के हाई कमिश्नर इंडिया आए हैं वो कह रहे हैं कि देखो, कानून में जो टाइम लगेगा उसको गवर्नमेंट कम नहीं कर सकती, क्योंकि कानून में जो भी रेवेन्यूज है डालने के और सुप्रीम कोर्ट में अपील डालने के, वो हम लोग रोक नहीं सकते और उसका टाइम पीरियड जज मुनस्सर करता है, ना कि सरकार। जी शशांक सर, आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह मैम ने बताया कि अभी सेकंड स्टेज है, अभी प्रक्रिया और लंबी चल सकती है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। ऐसे में अब तक जिस तरह से पूरा मामला चला है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और आखिर देरी कहां पर हो रही है? मैम, आज के समय में जो जिस तरह से मामला चला है, ये अपने आप एक नजीर है भारत सरकार की, जिस तरह से उन्होंने एक बहुत कम समय में एक अपराधी को भारत में प्रत्यर्पण करने के लिए पूर्ण रूप से न्यायिक लड़ाई जीती है। अब एक स्टेज की हम लड़ाई जीत गए, जैसा गीता जी ने ऑलरेडी बता दिया है, बहुत विद्वान लॉयर है क्योंकि वो भी हमारे यहाँ, तो सारी प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट रूप से बताने के बाद आज की स्थिति जो बनती है देश के अंदर, कि हमें ऐसा लगता है कि दोनों कोर्ट्स में भी हम लड़ाई जीतेंगे और यथाशीघ्र जो उम्मीद है 12 महीने या 14 महीने के अंदर वो वापस आ जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उनके सारे सबूत उनके खिलाफ पाए गए हैं। पहले कोर्ट में सारी बातें कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, प्रीति पटेल जी ने साइन कर दी है होम सेक्रेटरी ने उनके एक्स्ट्रेडिशन पे। अब वो अपील का उनके पास अधिकार है, हो सकता है अपील करें ना करें, पर अपील करने के बाद भी पक्ष उनका बहुत मजबूत नहीं है, तो उम्मीद नहीं है कि वो मान रह पाएंगे, यथाशीघ्र वो वापस आएंगे। प्रक्रिया बहुत साफ है और सरकार ने एक बड़ी विजय के रूप में ये मुकदमे को एक लिमिटेड टाइम में निपटाया है। ये भी सरकार की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। जी सर, जिस तरह से अब उसके पास अपील करने का एक रास्ता है, वो हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ब्रिटेन में रहने का उसके पास एक उपाय है और ह्यूमन राइट्स कोर्ट में भी वो जा सकता है। तो ऐसे में भारत के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? ऐसे में जो समय है वो काफी लंबा खिंचेगा। से रोका नहीं जा सकता, यह उसका न्यायिक अधिकार है, लीगल राइट है। लीगल राइट कोई भी इंसान कभी भी कहीं भी अवेल कर सकता है। भारत सरकार के कॉम्पिटेंट लॉयर्स वहां पे और ईडी और सीबीआई के अधिकारी दिन रात वहां पे रह रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हमारी कानूनी प्रक्रिया छोटी हो, यथाशीघ्र हो, कोई एडजमेंट्स ना हो, यथाशीघ्र उसको वापस लाया जाए। उसके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार वो इस पे कार्य कर रहा है। इतनी बड़ी लड़ाई को इतने कम समय में जीतना एक उपलब्धि के रूप में माना जाएगा। आज देश इस बात को देख रहा है कि आप भारत के बाहर कहीं भी हैं, हम उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और इंडिया के पेपर्स में ऑर्डर आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी भी तरह से कोई भी दांवपेच उनके सफल नहीं हो रहे हैं। आज इस चीज को बड़ी स्पष्ट रूप से देखिए कि नीरव मोदी के मन में लगातार डर है कि हमें वहां पे अपील करनी है, नहीं करनी है, ये तो उसमें लीगल एडवाइस होगी। और लीगल एडवाइस के बाद भी आज स्थिति बहुत साफ है कि उसको भारत आना होगा, यथाशीघ्र आना होगा। कितना टाइम लगेगा ये किसी के लिए भी कहना, न अधिकारियों के लिए न किसी अधिवक्ता के लिए कहना बहुत मुश्किल होगा, पर यथाशीघ्र आने का वो उसको लाने का प्रयास किया जाएगा। यही भारत सरकार की मंशा है इसमें।
बिल्कुल लंबा समय खिंच सकता है, लेकिन मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब भारत की जो एजेंसियां हैं उनके पास क्या तरीका बच गया है, क्योंकि नीरव मोदी के पास तो तमाम तरीके हैं, लेकिन भारतीय पक्ष अपना किस तरह हम अपना पक्ष मजबूत करेंगे भारतीय एजेंसियां? पक्ष की बुनियाद है वो बहुत अच्छे से ले करती है, तभी ये मार्च 19 से अंदर हैं, पर इनको फिर भी 7 बार बेल की दरखास्त इन्होंने की है, वो बेल एक्सेप्ट नहीं की गई। दूसरी बात है कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही हैज टैम्पर्ड विद एविडेंस, इसीलिए इनको बार बार बेल नहीं मिली। मुझे लगता है ये सब जो बेसिस हैं ये इनको लॉन्ग टर्म में हमारी भारत सरकार को हेल्प करेंगे। इनकी एक्सट्रेडिशन में अमाउंट बहुत बड़ा है। एलओयूज का प्राइमा फेसाई एक स्ट्रॉन्ग केस मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने होल्ड फाइंड किया है, तभी मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इनके एक्सट्रेडिशन के ऑर्डर्स दिए हैं। आपको ये याद रखना होगा कि इंग्लिश कोर्ट्स बहुत ध्यान रखती हैं कि कोई वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस नहीं हो। उन्होंने ये फाइंड किया है कि केस बुनियादी है, केस स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है आगे जाने में अनलेस ये नीरव मोदी कोई ऐसा तोड़ निकाल सके, मुझे लगता है कि इस केस में एक्सट्रेडिशन होने के पूरे चांसेस हैं। ये जो स्टेप सक्सेसफुल हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, और बाकी प्योरली लीगल स्टेप होंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। जो रिकॉर्ड होता है, जो एविडेंस होता है, वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भारत सरकार की से ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन ने दे दिया है और प्रोसिक्यूशन कोर्ट के आगे पेश कर चुके हैं, जिसके बेसिस में ये पहले 2 जो स्टेप्स थे ये हो गए हैं। टैम्परिंग विद एविडेंस ऑल्सो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कोर्ट्स को प्रेजुडिस करती है अगेंस्ट एक्यूज। आगे क्या होता है ये बुनियाद कोर्ट देखेगी, और हाई कोर्ट में मुझे लगता है गवर्नमेंट इनको राइट टू अपील देगी, क्योंकि उनको रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस का बहुत महत्व देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है इनको लीव तो मिल जाएगी अपील की। फिर अपील में क्या होता है, मुझे लगता है कि जो बुनियाद बेसिस बनाया है, जो इतने हजारों में डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार ने दिए हैं, उसके बेस में मुझे लगता है कि इनकी एक्सट्रेडिशन फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी। जी बिल्कुल। शशांक सर, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ये हाईकोर्ट में जाता है, अपील करता है, नीरव मोदी द्वारा कोई भी अपील दायर होती है, तो प्रक्रिया तो जाहिर सी बात है कि लंबी खिंचेगी, लेकिन जो पूरा प्रोसेस होगा उसको एक बार समझाइए। भारत में जो सिस्टम है, भारत का न्यायिक सिस्टम है और यूनाइटेड स्टेट्स का न्यायिक सिस्टम है, लगभग सेम है। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब कोई भी अपील फाइल करती है हमारे सरकार की तरफ से, जो भी उसमें अधिवक्ता, प्रोसिक्यूटर, स्पेशल काउंसिल जो भी उसमें नियुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति के बाद वो उसका जवाब दाखिल करते हैं। जवाब दाखिल करने के बाद अपोजिट साइड को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कुछ इसके ऊपर जवाब दाखिल करना हो तो वो भी अपना जवाब दे सकते हैं। दोनों को सुनने के बाद एक फिक्स होती है डेट जिसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट के बाद अपील डिसाइड हो जाती है। यूके की प्रक्रिया भी यही है। इस प्रक्रिया में और भारत की प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर ये, वहाँ की कोर्ट थोड़ी सी और तेज चल रही है और बहुत जल्दी यथाशीघ्र निर्णय देने की स्थिति में, अगर सब ठीक रहता है तो 3 महीने के अंदर, हमें उम्मीद है 2 से 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा। 1 महीने में अपील अगर फाइल होती है, फाइल होने के बाद कितना टाइम मिलता है ये इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा टाइम हाई कोर्ट में नहीं लगेगा और बहुत ज्यादा टाइम सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगना चाहिए। प्रक्रिया लगभग दोनों स्टेज पे सेम है और इसके ऑर्डर में बहुत ज्यादा कुछ चैलेंज करने के लिए है नहीं। सारे सबूत इसके अगेंस्ट है, नीरव मोदी के अगेंस्ट है। एक्स्ट्राडिशन का ऑर्डर हमारे फेवर में है, संधि हमारे फेवर में है। तो उम्मीद है कि हमें बहुत जल्दी प्रक्रिया को पालन करने के बाद भी इसको भारत लाने का रास्ता बिल्कुल साफ है और साफ हो जाएगा। जी सर, आपने कहा कि रास्ता एकदम साफ है, लेकिन अभी मैम जैसा कि कह रही हैं अभी सेकंड स्टेज पर ही पहुंचा है, बहुत लंबा वक्त भी लग सकता है। और अगर प्रत्यर्पण की संधि की बात की जाए तो भारत और ब्रिटेन के बीच में जो 1992 में हुई थी, उसमें अगर पहले आरोपी की अगर बात की जाए तो 24 साल लग गए थे। वहीं दूसरे आरोपी की अगर मैच फिक्सिंग में संजीव चावला की बात की जाए तो 28 साल लग गए थे। यानी कि
क्या इस प्रोसेस में भी और ज्यादा लंबा वक्त लग सकता है? हालांकि आपने कहा कि वहां की जो कोर्ट है वो काफी अच्छे तरीके से और जल्दी काम कर रही है। लगने की संभावना मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, नहीं है। पुराने मामलों की नजीर को हम एक नजीर ना माने उनको, क्योंकि समय बदल चुका है। अब जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया है, सब कुछ ईमेल से जा रहा है, फाइलें ईमेल से जा रही है, कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो रही है। जिस टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हुआ है उस टेक्नोलॉजी से न्याय बहुत जल्दी मिलने की संभावनाएं शुरू हो गई है। आदमी के मन में पहले लंबे समय तक हाजिर नहीं होना बहुत सारे बहाने बनाता था, वह बहाने खत्म हो गए हैं। यूएस की कोर्ट, यूके की कोर्ट में हमारे यहाँ की पूरी एक कॉम्पिटेंट लीगल टीम और अधिकारियों की टीम लगातार वहां पे कैंप कर रही है, और वो सिर्फ यही इंश्योर कर रही है कि इस प्रक्रिया को और शॉर्ट, बिना एडजर्नमेंट लिए, हमारी तरफ से जो भी जवाब दाखिल करने और जवाब दाखिल करके यथाशीघ्र पूरा किया जाए और एक इस तरह के भगोड़े को भारत में वापस लाया जाए। इसके लिए कहीं भी किसी भी तरह से भारत सरकार कोई कोताही नहीं कर रही है। भारत सरकार के अधिवक्ता कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार के जो अधिकारी है वो बहुत मेहनत से और शिद्दत से लगे हुए हैं कि इस मामले को बहुत जल्दी सुलझाया जाए, क्योंकि राष्ट्र से जुड़ा मामला है और राष्ट्र में इस तरह के भगोड़ों के मन में एक नजीर बने, उनके मन में ये डर बने कि हम भारत में किसी भी तरह से पैसा लेके कहीं बाहर भागते हैं, किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करेंगे, परंतु अगर वो गलत किया है तो उसको वापस आना होगा और न्याय में उसको कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। यह मामला प्रथम कोर्ट में बिल्कुल साफ रूप से नीरव मोदी के अगेंस्ट जा चुका है। अब इसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है। उसको करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको देखने के लिए प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन करें, पर हमें बहुत ज्यादा समय लगने की उम्मीद नहीं है। यथाशीघ्र वापस आपको मिलेगा वो इंडिया में। जी बिल्कुल गीता मैम, जैसे कि सर ने कहा कि वो जल्द अब भारत आ सकता है, लेकिन जिस तरह पुराने जो आंकड़े मैंने अभी बताया कि 24 साल पहले आरोपी को लगा, दूसरा 28 साल से ज्यादा हुआ, तो क्या हम जो ये वक्त लग रहा है इसको एक कमी का नाम दिया जाए प्रत्यर्पण संधि में? और अगर आपके हिसाब से अगर इसमें कोई बदलाव होना चाहिए तो किस तरह का होगा? तो सबसे पहले मुझे दो बातें ख्याल आई जो मैंने अभी तक नहीं आपसे कही जी। एक तो इंडिया और यूके और बहुत सी कंट्रीज एक फटाफ अग्रीमेंट है जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है फॉर वेरियस पर्पसेस, उसके इंडिया भी सिग्नेटरी है और यूके भी सिग्नेटरी है। उसके तहत में हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया, तो ये एक सबसे बहुत बड़ी बात है कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये सारी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हु वांट टू हैव पीस, हु वांट टू प्रिवेंट टेररिज्म, हु वांट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, ऑल दीज कंट्रीज आर सिग्नेटरी टू द फटाफ अग्रीमेंट। सेकेंड, नीरव मोदी जी के केस में इनकी बहन और इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, दोनों को ईडी कोर्ट ने इनको अप्रूवर बना दिया है। आई एम नॉट श्योर सीबीआई कोर्ट और ईडी, आई थिंक इट्स द ईडी कोर्ट। इनको अप्रूवर बना दिया कि वो अपने भाई के खिलाफ गवाही देंगे। तो जब ये इंडिया भी आएंगे, अनलेस ये कोई सबूत पेश कर सके, जो इनकी बहन बेल्जियम नेशनल है और जिन्होंने इनके अगेंस्ट अप्रूवर बन गई हैं, वो भी स्टैंस बहुत सरकार को बहुत हेल्प करेगा। जी शशांक सर, आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 को पारित भी किया और लागू भी किया। आपको क्या लगता है कितना प्रभावी होगा जो आर्थिक अपराधी हैं उनके देश छोड़ने में, उनको रोकने में? देखिए, अब आज की स्थिति के हिसाब से मैं बार बार कह रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉ का यूज हुआ है, लगातार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेशन भारत सरकार का हुआ है, प्रत्यर्पण की संधि पे सिग्नेचर्स हुए हैं और जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बहुत तेज हुई है। इसके बाद किसी भी देश में कोई भी अपराधी है उसको आने को, कोई अधिकारों को रोक नहीं सकता है, परंतु आने की प्रक्रिया जब बिल्कुल साफ है और सरकार की नीयत बहुत साफ है तो अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं और यथाशीघ्र वापस आएगा। पहली बात। दूसरी बात ये है, ये लॉ बहुत फेवरेबल है और सबसे बड़ी बात है कि हमारी बातों को अब आज इंटरनेशनल कोर्ट्स में जो हमारी स्टेटस बढ़ा है, चाहे कुलभूषण जाधव के बाद हो, कि भारत सरकार जो बात कह रही है उसको लोग मान रहे हैं। इंटरनेशनल स्टेटस हमारा बहुत अच्छा है। इसके बाद हमें कोई उम्मीद नहीं लगती है कि उसको कोई संरक्षण मिलेगा। प्रक्रिया को मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रक्रिया को कोई चैलेंज कर रहा है, करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उम्मीद है बहुत शीघ्र, अति शीघ्र वो वापस आएगा। जी सर, अब जिस तरह नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है, तो क्या विजय माल्या पर भी आप कुछ उम्मीदें बंधी हुई हैं?
विजय विजय देखिए, मामले दोनों मामले आपके सामने हैं। इसमें मैं कानूनी एक्सपर्ट के रूप में, क्योंकि दोनों मामले कोर्ट में चल रहे हैं, सरकार की नीयत क्या है और मंशा क्या है, ये सब लोग देख रहे हैं कि दोनों को वापस लाया जाए और यथाशीघ्र वापस लाया जाए। इसके ऊपर कमेंट करना या कुछ कहना वो बहुत मुश्किल होगा। प्रक्रिया के रूप में ये बात कह सकता हूँ कि विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे कोई भी देश से भागा हुआ भगोड़ा हो, आज की स्थिति के हिसाब से उसको यथाशीघ्र वापस लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और भारतीय न्याय उसके साथ है। भारतीय न्याय के साथ जो इंटरनेशनल कोर्ट्स में हमारे अधिवक्ता उसको देख रहे हैं, सॉलिसिटर्स अटॉर्नीज देख रहे हैं, वो वेल ब्रीफ्ड है, पूरा अवेयर है लॉ से और इनको ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि सारी प्रक्रिया को बहुत छोटा करके पूरा पालन करके यथाशीघ्र सारे भगोड़ों को देश के अंदर वापस लाया जाए, जिससे कि देश का पैसा देश को मिल सके और भारतीय न्याय के हिसाब से उनके ऊपर सारे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनकी कार्रवाई की जाए और सजा दिलाई जाए। इस प्रक्रिया को जब बिल्कुल साफ रूप से देखते हैं तो उसी में आज हमें दिखता है कि नीरव मोदी का पहला एक्सट्रेडिशन आज अलाउ हो गया है और अलाउ होने के बाद ये भारत सरकार की एक बड़ी जीत है। दोनों एजेंसियों सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी जीत है विदेश की धरती के ऊपर। यह एक सम्मान की बात होती है कि हम अपने अपराधी को पूरी दुनिया में कहीं भी से लाने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस लॉयर्स हैं और पूरी एक्सट्रेडिशन की जो टीम हमारी भारत से काम कर रही है वो बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देगी। जी, बेशक एक बड़ी जीत है ये भारत के लिए। गीता मैम, जिस तरह नीरव मोदी द्वारा भी तमाम दलीलें दी गई थी कि मानसिक स्वास्थ्य की दलील दी गई थी, जेल में सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, भारत के न्याय न मिलने पर भी उसने तमाम दलीलें दी थी, लेकिन उसके बाद भी वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने बैरक नंबर 12 जहां पर आर्थर रोड जेल में इसको रखा जाएगा उसका एक वीडियो देखा और उसके बाद भारत को प्रत्यर्पित करने का जो फैसला लिया, आप इसको किस तरह देखती हैं? क्योंकि भारत के लिए वाकई ये एक बहुत बड़ी जीत है। देखिए, कोई भी एक्सट्रेडिशन केस में अगर हम लीगली देखते हैं तो एक तो डिफेंस ये होती है कि इंग्लैंड में वो यही सेम सिमिलर ऑफेंस ना सिमिलर पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए इंग्लैंड में है और इंडिया में पनिशमेंट बहुत ज्यादा है। जी। दूसरा है कि इंग्लैंड को ये देखना होता है कि ये क्राइम ऑफ फेसाई केस है, स्ट्रॉन्ग केस है। इसमें वो अप्रूवर का स्टेटमेंट जो अभी अप्रूवर बने हैं वो उस कोर्ट के आगे मुझे लगता है अभी तक नहीं रखा गया होगा, क्योंकि अप्रूवर स्टेटस तो अभी हाल ही में फरवरी मार्च में ही मिला है उनकी बहन को। तो ये सब जो बातें हैं ये बहुत स्ट्रांग है, पर विजय माल्या और इनके केस में कुछ अंतर हैं। विजय माल्या के केस में उनको बेल मिली हुई, यहाँ नीरव मोदी के केस में बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस इनको 7 बार बेल एप्लीकेशन लगाने के बावजूद इनको बेल नहीं मिली। विजय माल्या का केस आगे 2 स्टेप्स आगे गवर्नमेंट जीत चुका है, क्योंकि उनकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो दरखास्त थी वो नामंजूर की गई है। जी। तो अब सरकार को ये होप है कि अनलेस मुझे यूरोपियन कोर्ट का नहीं मालूम कि वो ऑलरेडी जा चुके हैं कि नहीं, सरकार वेट कर रही है और उम्मीद कर रही है कि विजय माल्या का जो एक्सट्रेडिशन है वो जल्द ही हो जाएगा। इनके केस में 2 या 3 चेक अभी बाकी है, असाइलम की रिक्वेस्ट बाकी है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनके केस में सुप्रीम कोर्ट जज ने बयान दिया था इनके हक में और जो नामंजूर किया गया है और बेबुनियादी फाइन किया गया है। तो हर आदमी को हक है कि उनकी आर्गुमेंट कितनी भी अजीब हो, कितनी भी उनकी अबसर्ड हो या गलत हो, वो इस बयान को पेश करेंगे। जी। एट द सेम टाइम मैं ये कहती हूँ कि भारत को अपनी जेल्स, कुछ जेल्स अच्छी हैं, भारत को हमारी जेल में जो सुविधा है वो इम्प्रूव करनी चाहिए। अभी कोविड सिचुएशन इंडिया में बहुत एक्टिव है। जी बिल्कुल मैम, ये सब समय की कमी है, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। और आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से इस चर्चा में भागीदारी की, बहुत शुक्रिया। तो अब जल्द ही प्रत्यर्पण का तो रास्ता साफ हो गया है, लेकिन कब तक वापस आएगा नीरव मोदी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस खास पेशकश में इतना ही, धन्यवाद।